हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दो प्रमुख अध्याय जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से पहला अध्याय है एक कहानी ऐसी भी और दूसरा है नौबत खाने में इबादत। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि परीक्षा आ चुकी है पास, और ऐसे में हमें रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए बच्चों, अपने रिवीजन की हम शुरुआत करते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे रिवीजन का पैटर्न सेम ही रहता है कि हमेशा हम पहले तो चैप्टर की समरी को कवर करते हैं और फिर उसके बाद वहां से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो बच्चों, पहले मैं आपको इस पाठ का परिचय बता दूं कि ये पाठ वास्तव में है क्या। मूलतः ये जो पाठ है ना, ये- यह पाठ एक आत्मकथा का एक भाग है, और ये आत्मकथा है मनु भंडारी जी की। तो इस पाठ में लेखिका अपनी स्मृति यानी कि जो भी उसे याद रहा उसके आधार पर अपने किशोर जीवन की छायावृत्ति खींचती है, एक छायाचित्र खींचती है। और इस पाठ से हमें ये भी समझ में आता है, इस पाठ की घटनाओं से हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे एक साधारण सी बालिका, एक साधारण सी लड़की मन्नू भंडारी जैसी प्रसिद्ध लेखिका बनती है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम समझते हैं और इस पाठ में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो बेटा, पाठ की जो शुरुआत होती है, पाठ के प्रारंभ में लेखिका बतलाती है कि उसके पिता इंदौर के प्रतिष्ठित एवं रसूखदार व्यक्ति थे। अपनी दरियादिली के चलते उन्होंने 8-10 लड़कों को अपने पास पढ़ने के लिए भी आश्रय दे रखा था। ये सब बातें उनके खुशहाली के दिनों की थी, परंतु आर्थिक संकट एवं अपने करीबी लोगों के विश्वासघात ने उन्हें शक्की और चिड़चिड़ा बना दिया था। लेखिका, अब देखिए बेटा, ये तो था पाठ की शुरुआत यहाँ तक। अब यहाँ से दूसरी घटना पर कहानी जो होती है वो शिफ्ट होती है। क्योंकि बेटा ये जो पाठ है ना, ये स्मृति के आधार पर लिखा गया है, यादों के आधार पर। तो यहाँ पाठ का कोई तारतम्य विशेष नहीं रहता है। जैसे जैसे लेखिका को घटनाएं याद आती जाती है उस तरीके से लेखिका लिखती जाती है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं दूसरी घटना की ओर। लेखिका को अपने अस्तित्व का आभास। तो बच्चों, होता यह है कि लेखिका अपने भरे पूरे परिवार में रहती है। उसके 5 भाई बहन होते हैं और वह सबसे छोटी होती है। तो एक बार होता यह है कि लेखिका की बड़ी बहन की हो जाती है शादी, और उसके दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। अब इस क्रम में लेखिका बच जाती है अकेली, और उसके पिता भी उस पर भरपूर ध्यान देते हैं, उसको और उसके व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ लेखिका भी अपने पास और अपने पिता से मिलने जुलने वाले लोगों की बातें सुना करती थी, उनकी बहस के साथ बैठा करती थी। तो इस तरीके से लेखिका के व्यक्तित्व का विकास होना शुरू होता है, यानी कि उसे अपने व्यक्तित्व का आभास होता है। आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, लेखिका की शिक्षा दीक्षा। लेखिका 10वीं पास कर कॉलेज पहुंचती है, जहां उनका परिचय प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल से होता है। अध्यापिका ने लेखिका के व्यक्तित्व को एक नई दिशा दी एवं लेखिका को साहित्य से परिचित कराया। मन्नू जी यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होती हैं। तो बच्चों, जो हमारी लेखिका है ना, वो अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करके पहुंचती हैं कॉलेज में, और वहाँ उनका परिचय होता है उनकी जो अध्यापिका महोदया होती हैं, यानी कि शीला अग्रवाल जी से। और इस प्रकार से शीला अग्रवाल जी मनु जी के व्यक्तित्व को एक नई दिशा देती हैं, एक नया प्रवाह देती हैं, और यहीं से अपनी कॉलेज के जीवन से ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय होती हैं, भाग लेती हैं। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे फिर क्या होता है। देखिए, अब देखिए, एक मेन बात ये भी थी कहानी के अंदर, इस पाठ के अंदर, कि लेखिका का अपने पिता से गतिरोध होता है। तो आइए हम समझते हैं कि किन किन बातों को लेकर लेखिका का उनके पिता से गतिरोध होता है। बेटा, इसमें 2 कहानियां आती हैं या 2 किस्से लेखिका बताती है। पहला तो ये है कि कॉलेज से शिकायती पत्र। एक बार कॉलेज से लेखिका के पिता के नाम एक शिकायती पत्र आया, जिसमें यह पूछा गया कि लेखिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़कर लेखिका के पिता आग बबूला हो गए और कॉलेज चल दिए, पर लौटते समय वे लेखिका की तारीफ सुनकर प्रसन्न थे। अब देखो बच्चों, होता यह है कि लेखिका आंदोलन में भाग लेती है, स्वतंत्रता के कार्यक्रमों में भाग लेती है। अब इस क्रम में हो ये जाता है कि कॉलेज प्रशासन जो है वो लेखिका के पिता को एक पत्र लिखता है कि भाई, आपकी जो बालिका है वो अनुशासनहीनता कर रही है और उसे क्यों निष्कासित ना किया जाए, इस बात पे आपको जवाब देना है। तो जब ये पत्र उनके पिता के पास पहुंचता है, तो भाई उनके पिताजी जो होते हैं वो बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं कि बताइए, मैंने लड़की को तो पढ़ने पहुंचाया था और मेरी बच्ची यहाँ जाके ऐसी चीज़ें कर रही है, उसके नाम से पत्र आ रहे हैं। तो इस बात से वो बड़े क्रोधित होते हैं। पर जब वो वहाँ जाते हैं कॉलेज और अपनी
बालिका की तारीफ सुनते हैं कि भाई उसके इशारे पर तो सारा कॉलेज चलता है, वो तो सारे छात्रों की नेता है, तो इस तरीके से वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर देखिए बेटा, इसी क्रम में दूसरी जो घटना है वो ये है चौराहे पर भाषण देना। होता है ये है बेटा, आज़ाद हिंद फौज के एक मुकदमे के कारण देश में हड़ताल चल रही थी। शाम को चौराहे पर लेखिका ने जोरदार भाषण दिया। इस पर मन्नू जी के पिता के एक दकियानूसी मित्र ने आकर उनके पिताजी से कहा कि तुम्हारी मनु की मत मारी गई है। आपकी दी हुई आज़ादी के कारण न जाने कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिर रही है। यह सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। यह सुनकर पिताजी गुस्से से भनभना उठे कि तभी डॉक्टर अंबालाल जी आकर मन्नू जी के पिता को ओजस्वी भाषण देने के लिए बधाई देते हैं। लेखिका की प्रशंसा सुनकर पिताजी का गुस्सा प्रसन्नता में बदल जाता है। तो बच्चों, होता यह है दूसरे वाले किस्से में कि लेखिका जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रम में भाग लेती है, आंदोलन में भाग ले रही होती है। इसी क्रम में वो एक हड़ताल करवाते हैं। तो हड़ताल करवाने के क्रम में लेखिका जोरदार भाषण देती है चौराहे पर, और इस भाषण की चर्चा चारों ओर फैल जाती है, उसके पूरे शहर में फैल जाती है कि अरे एक बालिका है, उसने बहुत शानदार भाषण दिया है। अब ये चर्चा होते होते लेखिका के पिता के पास भी पहुंचती है। तो एक लेखिका के पिता के एक मित्र होते हैं, वो थोड़े से पुराने ख्यालात के होते हैं। वो आते हैं और कहते हैं कि अरे भाई देखो आपकी बालिका क्या कर रही है, किस तरीके से बाहर घूम रही है, और ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता है। तो इस बात को सुनकर लेखिका के पिता बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये तो आज़ादी का भाई नाजायज़ फ़ायदा हुआ। और उसी समय प्रसिद्ध डॉक्टर अंबालाल जी भी आ जाते हैं। उस शहर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं अंबालाल जी, वो भी आ जाते हैं और बताते हैं कि भैया भंडारी जी, आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया भाषण देती है, ऐसा ओजस्वी वक्ता है कुछ मत पूछिए, हो सकता है भविष्य में कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे। तो इस प्रकार से जो उनका क्रोध था वो अपनी बालिका की यानी कि मनु जी की तारीफ सुनकर वो प्रशंसा में बदल जाता है, प्रसन्नता में बदल जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों पिता और पुत्री के बीच ये गतिरोध चलता रहता है। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आगे क्या है। तो देखिए, पाठ के अंत में लेखिका के कॉलेज निष्कासन को बताया गया है कि भाई कैसे वो कॉलेज से निष्कासित हुई थी और वापस कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला था। तो देखिए होता क्या है, 1947 में लेखिका मनु भंडारी द्वारा कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गईं एवं मन्नू जी और उनकी सहयोगियों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। लेकिन छात्रों के हुड़दंग मचाने पर उन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। यही खुशी स्वतंत्रता मिलने की खुशी में समा गई। तो बेटा होता यह है कि मनु जी बहुत एक्टिव होती हैं स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रमों में, और इस बात से कॉलेज का जो है प्रशासन बड़ा खिन्न हो जाता है और वो ये आरोप लगा देता है कि इस प्रकार से मन्नू जी जो हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो कॉलेज का माहौल बिगाड़ रहे हैं और थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद कर दी जाती हैं। पर जब ये बात उनके सहयोगियों को पता चलती है, छात्रों को पता चलती है, तो छात्र धरना देना शुरू कर देते हैं और धरने के दबाव में आकर कॉलेज प्रशासन निष्कासन वापस ले लेता है और उसी समय देश आज़ाद होता है। तो जो निष्कासन की खुशी थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी में समा जाती है और इस प्रकार से लेखिका प्रसन्न हो जाती है। तो बच्चों, ये तो हमने समझा चैप्टर की समरी को, सारांश को बहुत ही सारगर्भित शब्दों में। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर हल करते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में बच्चों हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मनु भंडारी का अपने पिता से जो वैचारिक मतभेद था उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं वो 2 मार्क्स के अंदर आने वाले हैं और 2 मार्क्स में भी आपको 25 से 30 शब्द लिखना है। तो हमेशा पता है किसी भी आंसर को जब भी आप लिखें तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और वो आपके उत्तर में दिखना चाहिए कि जो पूछा गया है उसका आप सारगर्भित उत्तर दे रहे हो। दूसरी चीज़, उत्तर का जो फ्लो होता है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा सरल होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला बड़ी सरलता से पढ़ पाए। देखिए, आपका लिखना और एग्जामिनर का चेक करना यानी कि आपके लिखने का फ्लो और उसके पढ़ने का फ्लो अगर आप मैच हो जाता है तो नंबर बढ़िया मिलते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब हम लौटते हैं हमारे प्रश्नोत्तर पर और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, मनु भंडारी के पिता स्त्रियों की आज़ादी के मामले में संकुचित विचारों के थे, पर मनु जी ऐसी नहीं थी। पिता ने पढ़ने लिखने की तो स्वतंत्रता स्वीकार की थी परंतु राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं था। मनु भंडारी को यही सब करना पसंद आता था। इस कारण लेखिका एवं उनके पिता के मध्य वैचारिक मतभेद था। तो बेटा, वैचारिक मतभेद होने का जो कारण था वो ये था कि लेखिका के पिता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लेखिका जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रमों में भाग ले,
पर मनु भंडारी जी इसे अपना कर्तव्य मानती थी कि भाई देश की आज़ादी में हम भाग नहीं लेंगे तो कौन लेगा। इस तरीके से पिता पुत्री में इस चीज को लेकर विवाद होता था और मतभेद चलता रहता था। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पाठ के आधार पर मनु भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। देखिए बच्चा, पाठ के आधार पर मनु भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या विशेषता है तो ये देख लेते हैं। दिन भर पति और बच्चों की हर उचित अनुचित इच्छा पूर्ति में संलग्न रहना। दूसरी विशेषता है विरोध और शिकायत ना करना, पति की हर बात को स्वीकार कर लेना। तो बेटा ये कुछ विशेषताएं थी जो मनु जी के माता के चरित्र में हमें देखने को मिलती थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मनु भंडारी के पिता के दकियानूसी मित्र ने उन्हें क्या बताया कि वे भड़क उठे। अब देखिए बच्चों, क्या बताया था ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अब यहाँ ये समझना है कि हमें इसका उत्तर लिखना कैसे। तो देखिए, मनु भंडारी के पिता के दकियानूसी मित्र ने उन्हें बताया कि आपकी लड़की का सड़कों पर हुड़दंग करने वाले लड़कों के साथ हड़ताल करवा रही है। ये सब काम एक स्त्री के लिए शोभा नहीं देते, मान मर्यादा का ख्याल न करना एकदम अनुचित है, कृपया उसे समझाइए। तो यही तो वो बात थी जिसको सुनकर वो भड़क गए थे कि भाई आपकी लड़की बाहर घूम रही है, हुड़दंग मचा रही है। ये बात सुनकर वो यानी कि जो लेखिका के पिता होते हैं वो भड़क जाते हैं, पर वो प्रसन्न भी हो जाते हैं जब अंबालाल जी आते हैं और तारीफ करते हैं लेखिका की कि भाई मनु तो बढ़िया भाषण देती है। तो इस तरीके से वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न इस प्रकार से, मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो देखो बेटा, मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता और अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। पिता उन्हें देश की स्थितियों को जानने समझने के लिए प्रेरणा देते और अध्यापिका शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया का विस्तृत परिचय उनसे करवाया। साथ ही राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा दी। इन दोनों व्यक्तित्व का प्रभाव ही मनु जी को लेखिका मनु भंडारी बनाता है। तो देखो बेटा, लेखिका की किशोरावस्था से उस विद्यार्थी जीवन से ही उन पर दो लोगों का प्रभाव पड़ा, पहले तो पिता का, दूसरा लेखिका की अध्यापिका का। तो पिता के प्रभाव के कारण उनमें एक जागृति आई, उनके विकास, उनका जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा मुखर हुआ। और लेखिका की जो अध्यापिका होती हैं शीला अग्रवाल जी, उसी विकसित व्यक्तित्व को एक दिशा देती हैं, एक प्रौढ़ता देती हैं। इस प्रकार से एक साधारण लड़की जो होती है वो लेखिका मनु भंडारी बनती है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मनु भंडारी ने अपने पिता के बारे में इंदौर के दिनों में क्या जानकारी दी। तो देखिए, लेखिका के पिताजी इंदौर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे और राजनीति और समाज सुधार से जुड़े रहे। दरिया दिल होने के कारण 8-10 विद्यार्थियों को घर पर रखकर पढ़ाते थे। एक तरफ कोमल संवेदनशील थे तो दूसरी तरफ क्रोध और अहंकारवादी भी थे। तो ये जानकारी देती है कि भाई उनके जो पिताजी थे इंदौर के ज़माने में, जब वो इंदौर में रहा करते थे, तो बड़े ही प्रतिष्ठित थे, अपने साथ कुछ बच्चों को रखते थे, उनको पढ़ाते थे, साथ ही साथ उनका बड़ा मान सम्मान भी था। और एक तरफ तो वो बड़े ही सहानुभूति वाले थे, संवेदना वाले थे, और दूसरी तरफ बड़ा ही क्रोधी और थोड़े से अहंकारवादी भी थे। तो इस तरीके से बेटा इस प्रश्न का उत्तर हमने जाना। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मनु भंडारी की माँ धैर्य और सहन शक्ति में धरती से कुछ ज्यादा ही थी, ऐसा क्यों कहा गया है। अब देखिए बेटा, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, मनु भंडारी ने अपनी माता के बारे में क्या कहा। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। मनु भंडारी की माता धैर्य और सहन शक्ति में धरती से कुछ ज्यादा ही थीं, क्योंकि वे दिन भर पति और बच्चों की हर उचित अनुचित इच्छा पूर्ति में संलग्न रहती थीं, कभी विरोध और शिकायत नहीं करती थीं, पति की डांट को भी प्राय मानकर स्वीकार कर लेती थी। तो बेटा इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मनु भंडारी की जो माता जी थी वो एक आदर्श गृहिणी थी, जो 40 के दशक में और 50 के दशक में हमें देखने को मिलती थी हर घर में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कोशिश भी की कि वो मनु को भी उसी तरीके से बना सकें। अब इसको आगे हम समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा सका। फिर देखिए बेटा, अंतिम प्रश्न जो हमारा 7वां प्रश्न है वो क्या है। अंतिम दिनों में मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था, लेखिका ने इसके क्या कारण बतलाए हैं। तो उत्तर देख लेते हैं बच्चों। लेखिका
ने पिता का शक्की स्वभाव होने के विषय में बताया कि बहुत अपनों द्वारा किया गया विश्वासघात की गहरी चोटें एवं सदा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर आ जाने की यातना और गिरती आर्थिक स्थिति, इन सब के कारण उनके पिता शक्की स्वभाव के हो गए थे। होता यह है बेटा कि एक समय इनके पिता वेल सेटल्ड लाइफ जीते, यानी बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे होते हैं, पर धीरे धीरे समय बदलता है, आर्थिक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, आर्थिक स्थितियां गिरने लगती हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे विश्वासघातों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब समाज की स्थिति में उनका परिवर्तन होता है तो उसी तरीके से उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होता है और एक खुश दिल और एक अच्छा खासा आदमी शक्की मिजाज का हो जाता है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए, लेखिका की मां का त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी, क्यों? अब देखिए इसका उत्तर क्या है। लेखिका की मां धैर्य और त्याग की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी। इसका जवाब स्पष्ट करते हुए लेखिका बतलाती है कि उनकी मां का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं था, इसलिए उनका त्याग और सहिष्णुता भी परिस्थितिजन्य थे, यानी कि किसी परिस्थिति से उत्पन्न थे, ना कि स्वतंत्रता के कारण। इसलिए लेखिका की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी। तो बच्चों इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि लेखिका की मां लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी। इसका बिल्कुल सरल सा जवाब यह था कि बच्चों होता क्या है कि इनकी माताजी जो होती हैं वो बड़ी ही सरल स्वभाव की होती हैं और दिन भर गृहस्थी में लगी रहती हैं, पर गृहस्थी में कर्तव्यनिष्ठ हो जाना उनकी स्वभाव का भाग नहीं था, बल्कि परिस्थिति की आवश्यकता थी, और यही बात मनु भंडारी जी को स्वीकार नहीं थी। इसलिए उनकी माँ एक आदर्श महिला होने के बाद भी मनु भंडारी को वैसा बना नहीं सकी। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मनु भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त सन 1947 की खुशी में समा गई। अब देखिए, लेखिका मनु भंडारी द्वारा कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गईं एवं मनु जी और उनकी सहयोगियों का प्रवेश निषेध कर दिया गया, लेकिन छात्रों के हुड़दंग मचाने पर उन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। यही खुशी स्वतंत्रता की खुशी में समा गई। अब देखो होता ये है कि आज़ादी का वही दौर चल रहा था जब हमें आज़ादी मिलने वाली होती है, और इसी दौर में सारे के सारे जो आंदोलन थे वो अपने चरम पर थे। इसी क्रम में लेखिका को अपने कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है ये कहकर कि ये अनुशासन बिगाड़ रही है, और जब ये बात उन सबको पता चलती तो सारे के सारे छात्र कॉलेज पर धरना देने पहुंच जाते हैं, और धरना देते हैं भाई। धरना देने के बाद निष्कासन जो होता है वो रद्द कर दिया जाता है और सभी को प्रवेश वापस दे दिया जाता है। पर जैसे ही प्रवेश वापस दिया जाता है उसी क्रम में ये भी पता चल जाता है कि भाई देश स्वतंत्र हो गया। तो लेखिका की व्यक्तिगत खुशी जो है वो सार्वभौमिक खुशी में परिवर्तित हो जाती है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी के सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, लेखिका के पिता आधुनिक विचारधारा के महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वह लड़कियों की शिक्षा और प्रतिभा के विकास को समान अवसर देने के पक्षधर थे। देश के लिए कार्य करना, समाज सेवा और परोपकार की भावना आदि उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक गुण थे। वही दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व का नकारात्मक पक्ष भी था। वे बहुत अहंकारवादी थे और उनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने उन्हें शक्ति 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 नहीं बेटा, ये गलत हो गया, यह होना था शक्की और चिड़चिड़ा बना दिया। तो बेटा ये था प्रश्न क्रमांक 10वां। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मनु भंडारी के पिता अपनी आर्थिक विपन्नता कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई, या मनु भंडारी की जो के पिता की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है उसका वो कभी भी अपने बच्चों को पता क्यों नहीं लगने देते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर इस प्रकार से है। मनु भंडारी के पिता अहंकारवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी बहुत वैभवशाली दिन देखे थे। वे अपने बच्चों के सामने अपनी गरीबी को बताकर अपने को छोटा साबित नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कभी अपनी आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विपन्नता
को अपने बच्चों को नहीं बताया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया। अब देखिए, हमने मनु भंडारी वाला चैप्टर जिसका नाम था एक कहानी ऐसी भी ही को अच्छे तरीके से समझ लिया। इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनको भी अच्छे तरीके से जान लिया। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर और समझते हैं नौबत खाने में इबादत। तो बेटा यहाँ जो है ना, हम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय प्राप्त करेंगे और चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इन सभी को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, नौबत खाने में इबादत मूलतः एक व्यक्ति चित्र, मतलब एक व्यक्ति के जीवन को लेकर एक रचना, जिसकी रचना यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा की गई है। इस पाठ में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना एवं उनके जीवन को शब्दों में पिरोया गया है। उन्होंने बताया कि संगीत एक साधना है, इसका अपना विधि विधान है और शास्त्र है। इस शास्त्र के परिचय के साथ रियाज भी आवश्यक है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां की लगन एवं धैर्य के माध्यम से यह बताया गया है कि संगीत के अभ्यास के लिए पूर्ण तन्मयता, धैर्य एवं मंथन के अलावा गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भी जरूरी है। तो बेटा ये जो बात है ना, ये केवल संगीत पे लागू नहीं होती, दुनिया की हर चीज़ पर लागू होती है। जब भी आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो 3 गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। पहली चीज़ तो तन्मयता, यानी कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो अपने काम को लेकर। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। धैर्य के साथ साथ आपके अंदर मंथन यानी कि चिंतन की क्षमता भी होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है क्या, इसका रिजल्ट इस तरीके से आ सकता है क्या। और सबसे अंत में गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी का शिष्य तो बनना ही पड़ेगा। बिना गुरु बनाए ज्ञान होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 3 चीज़ें हैं वो केवल संगीत नहीं पूरी दुनिया पर लागू होती हैं, तमाम तरीके की चीज़ों पर लागू होती हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। यहाँ ना हम बच्चा, तो देखिए यहाँ बच्चा हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं उनको हम प्रश्नोत्तर के फॉर्म में पढ़ेंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा और हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे कि प्रश्नोत्तर वास्तव में आने किस तरीके से हैं। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है। उत्तर देख लेते हैं। जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी की महक समाई रहती है, किंतु अपनी इस विशेषता से अनजान हो वो यहाँ वहाँ भटक कर उसे पाने का प्रयास करता रहता है, उसी प्रकार प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां सच्चे स्वर सम्राट होने के बाद भी जीवन भर खुदा से सच्चा स्वर मांगते रहे। तो बच्चों होता ये है कि बिस्मिल्लाह खां साहब की विशेष इच्छा होती है कि उन्हें सच्चा स्वर प्राप्ति हो, कि सच्चे सुर की प्राप्ति हो, यानी कि उनका जो सुर हो वो बहुत और मधुर हो जाए। और इसी बात को लेकर वो हमेशा खुदा से मांगते रहे कि भाई हमारा सुर अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। पर वास्तव में होता ये है कि उनका सुर पहले से ही अच्छा होता है और इसी बात को कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां की जो तुलना की गई है वो कस्तूरी के मृग से की गई है, इसी कारण की गई है बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। अब देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां अपनी प्रार्थना में ईश्वर से सच्चे सुर की कामना करते रहे। वे अपनी वादन कला को धन उपार्जन, वादन मतलब बेटा बजाना, वादन कला को धन उपार्जन का जरिया नहीं मानते थे। उनके मन में सदैव सीखने और पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा रहती थी। इससे उनकी विनम्रता, ईश्वर पर आस्था एवं संगीत साधक होने की विशेषता का पता चलता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलती जुलती सांस्कृतिक संस्कृति के परिचायक थे। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है। एक ओर गंगा विश्वनाथ बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा, दूसरी ओर 5 वक्त की नमाज पढ़ना, मुहर्रम से विशेष जुड़ाव और मुहर्रम से जुड़े तमाम क्रियाकलापों का पालन भी वो करते थे। यह दर्शाता है कि बिस्मिल्लाह खां मिलती जुलती संस्कृति के प्रतीक थे। तो देखो बेटा होता क्या है कि ये जो बिस्मिल्लाह खां साहब होते हैं वो काशी विश्वनाथ से बड़ा विशेष लगाव रखते हैं। वो कहीं जाते भी हैं तो काशी विश्वनाथ की तरफ मुंह करके बैठते हैं और अपनी ऐसा मान के चलते हैं कि भाई वो काशी विश्वनाथ के लिए ही बजा रहे हैं। साथ ही साथ होता यह है कि जब मुहर्रम का त्यौहार आता है तो भाई उस समय के लिए वो शहनाई बजाना बंद कर देते हैं और जैसा उनका क्रियाकलाप है, मुहर्रम के तमाम तरीके की जो परंपराएं उनको वो
मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वो मिली जुली संस्कृति के परिचायक थे। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, कैसे कह सकते हैं कि काशी संस्कृति की प्रयोगशाला है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए बच्चों, इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर हमें पता चलता है कि काशी का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक ओर जहां काशी अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर काशी में गंगा जमुना संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। सौहार्द की यह झलक यहाँ के खान पान, उत्सव और अन्य सामाजिक परंपराओं में भी दिखाई देती है। तो देखो बेटा, काशी का जो कल्चर है ना, वो हिंदू मुस्लिम तहजीब दोनों को मिला के बना है, इसीलिए उसे उस कल्चर को गंगा जमुना तहजीब भी कहते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये जो तहजीब है, वहाँ के खाने पीने, रहने ओढ़ने, सारी चीज़ों पर दिखाई देती है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बालाजी के मंदिर का कौन सा रास्ता पसंद था और क्यों? तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर का रसूलन बाई और बतूलन बाई के निवास स्थान से होकर जाने वाला रास्ता पसंद था, क्योंकि उनकी मधुर गायकी से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बड़े ही प्रभावित थे। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर जान लिया। देखो बेटा, होता क्या है कि जब ये बचपन में संगीत साधना करने बालाजी मंदिर जाया करते थे, तो होता ये था कि वो रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर के पास से जाते थे। और क्यों जाते थे भाई? तो इसका सरल सा कारण ये था कि जो रसूलन भाई और बतूलन भाई का गायकी थी, जो उनका स्वर था, वो उस्ताद साहब को बड़ा ही पसंद था। तो उस स्वर को सुनने के चक्कर में कि भाई मंदिर तो जा ही रहे हैं, तो चलते चलते एक बार थोड़ा सा सुनते जाते, तो उसी रास्ते से वो बार बार गुजरा करते थे। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बिस्मिल्लाह खां को खुदा के प्रति क्या विश्वास था? उत्तर है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां एक महान संगीत साधक थे। नमाज देते हुए हमेशा वे यह सोचते थे कि कभी ना कभी खुदा मेहरबान होकर अपनी झोली में से स्वरों का फल देगा और उनके सच्चे स्वर की मुराद को पूरा करेगा। तो बेटा, होता यह है कि वो हमेशा जब भी नमाज अदा करते हैं, तो वो हमेशा खुदा से मांगते हैं कि भैया हमारी एक ही इच्छा है कि मैं सच्चे सुर की प्राप्ति हो, और उनका ये विश्वास होता है कहीं ना कहीं कि कभी ना कभी खुदा मेरी बात सुनेगा और अपनी झोली में से सच्चे सुर का फल उनकी तरफ उछाल कर कहेगा कि ले भाई अपनी मुराद पूरी कर ले। तो बच्चों ये था इस प्रश्न का उत्तर। आइए बढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? अब इसका उत्तर जान लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक हैं। वे पिछले 80 वर्षों से शहनाई बजा रहे हैं। इस क्षेत्र में दूसरा कलाकार इनका सानी नहीं है। शहनाई आनंद मंगल का वाद्य माना जाता है, इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहना उचित है। तो बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर था। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बिस्मिल्लाह खां अपनी संगीत यात्रा में कौन कौन सी उपाधियां हासिल की? अब इसका उत्तर समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, वो इतने प्रसिद्ध कलाकार हो चुके थे, कई लोगों ने, कई विश्वविद्यालयों ने उनके सम्मान में उन्हें कई डिग्रियां, कई उपहार वगैरह दिए। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से कि वो क्या क्या उपहार और क्या क्या इनाम थे। तो बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अनेक विश्वविद्यालयों ने उनकी इस संगीत साधना को सराहते हुए कई मानद डिग्रियों से उन्हें अलंकृत किया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी एवं पद्म विभूषण एवं भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन सब से बढ़कर अपने संगीत के माध्यम से वे करोड़ों लोगों के लोकप्रिय संगीतज्ञ भी रहे। तो इस प्रकार से बेटा इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सुशिर वाद्य यंत्रों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर। सुशिर वाद्य यंत्रों से अभिप्राय सुराख वाले वाद्य यंत्र या वाद्य से है। इन वाद्यों को फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्य यंत्रों में शहनाई सबसे अधिक मोहक, सुंदर और सुरीली होती है, इसीलिए उसे शाह ने अर्थात सुशिर वाद्य यंत्रों का शाह घोषित किया गया था, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्रों का राजा घोषित किया गया था। तो आइए बच्चों बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। शहनाई की दुनिया में
मैं बेटा डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इसके दो प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए, डुमराव को बेटा दो कारणों से याद किया जाता था। पहला कारण तो ये था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। दूसरा कारण ये था कि डुमराव में सोन नदी के किनारे वह रीढ़ और नरकट पाई जाती है जिससे शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बनते हैं। तो बेटा होता यह है कि डुमराव में सोन नदी के किनारे पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम है रीढ़ और नरकट, और इसी से शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो संगीत की दुनिया में डुमराव इसलिए भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों चलते हैं आगे। इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया, चीज़ों को जाना, हमने अपने 2 चैप्टर्स का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ।